सर, प्रीलिम से कितना टाइम पहले मतलब ऑप्शनल कंप्लीट हो जाना चाहिए एटलीस्ट फर्स्ट या सेकंड रीडिंग? कि बारिश हो रही है तो निम्बस क्लाउड बन रहा है, कंक्रीट बिछ गया है तो ग्राउंड वाटर कम हो रहा है। मतलब सर हर एक चीज अब जीएसई दिखती है, अब उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं। यहाँ क्या कर रहे हो, दिल्ली जाओ, मुखर्जी नगर जाओ, यहाँ बैठे बैठे हो जाएगा क्या? अब उन्हें कौन समझाया कि डिजिटल वर्ल्ड हो गया, सब कुछ चेंज हो गया है। हिस्ट्री से खास लगाव है तो पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ज्योग्राफी में हम पीछे लैग कर रहे हैं। मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो मुझे लगता है मैंने ज्योग्राफी के 10 से अधिक लेक्चर्स अभी तक मैंने नहीं देखा। तो ज्योग्राफी को कैसे स्मार्टली करूँ एक। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हमने क्या किया कि प्रारंभ के कुछ स्टूडेंट्स को हमने बुलाया और हमने उनके डाउट्स के बारे में थोड़े डिस्कशन किए कि उनको लगभग 1 महीने हो चुके हैं इस प्रोग्राम को ज्वाइन किए हुए। मैं प्रारंभ 1 के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो उनके क्या डाउट्स हैं, उनके बहुत सारे ऐसे डाउट्स थे जो कि मुझे लगा कि आप सबके भी डाउट्स हो सकते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जितने भी ऐसे डाउट्स हैं जो मुझे लगता है कि कॉमनली आपके भी हो सकते हैं और उनको आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हो, उसको इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया गया है। तो जो भी एस्पिरेंट अभी यूपीएससी के प्रिपरेशन में हैं और उनके भी ऐसे कॉमन डाउट्स होंगे तो डेफिनेटली ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए इस मीटिंग में अंदर आते हैं और देखते हैं कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। हम सब ने जब प्लान किया होता है ना कि यूपीएससी की तैयारी में हम आ रहे हैं और अब हम जाके कुछ इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करेंगे या कुछ गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे जिससे कि हमारी प्रिपरेशन ईजी हो जाए। तो एक फेज होता है जब हम अपने प्रिपरेटरी फेज में आते हैं और उसके पहले वाले फेज में रहते हैं। हमने तैयारी नहीं की होती बट हमें पता होता है हाँ इतना बड़ा सिलेबस है, वो सब कवर करना है। तो उस फेज में आपने प्रारंभ जब ज्वाइन किया तो आपको क्या लगता है कितना हेल्प आपको मिल पाया, या फिर आपका जो शेड्यूल है वो शेड्यूल कितना बेहतर हो पाया है? अपने आप को आप शेड्यूल नहीं कर पा रहे होंगे, कितना हेल्पफुल रहा है आपके लिए ये? सर प्रारंभ के पहले ऐसा था कि जो भी टॉपिक पढ़ते थे वो जब तक बोर नहीं होता है तब तक खत्म भी नहीं होता था। जैसे अगर पॉलिटिक्स स्टार्ट किए पढ़ने के लिए तो जब तक बोर नहीं होता तब तक वो टेबल से हटता नहीं था। अभी ऐसा है कि 2 या 3 बुक टेबल पे होता है और वो सब फॉलो होते रहते हैं, टाइम टू टाइम चलता है। नहीं तो एक ही बुक कोई भी लेके बैठ जाओ और वो चलता ही रहता था, खत्म भी नहीं होता था और बाद में उसको फिर से फर्स्ट से स्टार्ट करना पड़ता। बहुत अच्छा रहा है सर, मैं तो खुश ही हूँ। मतलब जैसे सब बोल रहे हैं डुअल नोट्स आ जा रहे हैं, तो उससे मतलब आपने जो वीडियो डाली थी उसमें आपने बताया था कि जो आपको लग रहा है कि नहीं मिल पा रहा है वो आप ऐड ऑन कर लो। तो वो ऐड ऑन करने पे ठीक आ रहा है कि मतलब हाँ बाकी क्रक्स तो टॉपिक का वही निकलता है जो सर पढ़ाते हैं वो भी, और जो नोट्स में मतलब जो प्रिंटेड मटेरियल मिले उसमें क्रक्स तो सेम ही निकलेगा। हाँ कुछ इन्फॉर्मेशन ये कि डिफर करती है कि ऐड ऑन करते जाओ तो वो ठीक रहता। और मेरा मेन है कि सर मेडिवल हिस्ट्री कैसे पढ़े, उसमें बहुत ज्यादा है सर, मतलब बहुत ही फैक्ट्स 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 इतना सारा है कि वो मतलब खत्म ही नहीं हो रहा है। मेडिवल हिस्ट्री देखो, सबसे पहले तो ये है कि मेडिवल हिस्ट्री अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो उसके क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत ज्यादा खतरनाक आते हैं। मतलब इस लेवल के आते हैं कि शायद हमने नहीं पढ़ाया होगा, क्योंकि वो यूपीएससी कौन सी किताब से बनाता है वो हर बार अलग अलग करता है और हम भी नहीं पकड़ पाते उसे, और हम उतना एफर्ट कर भी नहीं सकते किसी एक सब्जेक्ट में जिससे 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। मेडिवल हिस्ट्री चूंकि मेंस का पार्ट नहीं है तो इसीलिए इसको केवल प्रीलिम्स ओरिएंटेशन के साथ ही पढ़ना होता है। आप इतना कर सकते हो कि एक मेडिवल हिस्ट्री या हिस्ट्री का पूरा मैं क्रक्स बताता हूँ कि उसको पढ़ने का सबसे इजी तरीका क्या होता है। मेरे दिमाग में अभी मॉडर्न हिस्ट्री का एक एग्जाम्पल आ रहा है। जैसे कि हमने पढ़ा 1905 में बंगाल पार्टीशन पढ़ा होगा, तो उसी टाइम पर अगर हम लोग ये देखें कि कौन उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन है उस टाइम पे, या तो हम इवेंट्स को अगर रिलेट करना स्टार्ट करें कि 1900 से 1905 में क्या इवेंट्स रहे, मतलब या तो हम उस सिचुएशन को खुद ही समझ लें कि अगर बंगाल में हम रहते उस टाइम का ऐसा कुछ सिचुएशन था, लोगों के क्या क्या प्रॉब्लम्स थे उस टाइम पर, इसीलिए ये सारे रिफॉर्म मूवमेंट्स आए, इसीलिए कांग्रेस ने ये स्टेप्स उठाए। अगर हम बात वो है कि इंटरकनेक्ट होकर अगर चलेंगे तो चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। लेकिन एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली हमें मल्टीपल रिवीजन पर ही बेस रखना होता है, क्योंकि वो दोनों ऐसी चीजें हैं जो कि एक बार पढ़ने से तो नहीं आएगा। मतलब आप पढ़ोगे और भूल जाओगे, ऐसा ही होगा, हर सभी के साथ होता है, कोई उसमें स्पेशल या फिर कोई गलत चीज नहीं है, वो सबके साथ होता है, लेकिन उसमें मल्टीपल रिवीजन डिमांड करता है। लेकिन आप ये बात का हमेशा ध्यान रखना कि जो टाइम मैनेजमेंट है आपका, फिर टाइम कॉस्ट बेनिफिट है, वो एंशिएंट मिडिवल का हमेशा मेंटेन रहे। मतलब आप बहुत ज्यादा टाइम दे दोगे और क्वेश्चन नहीं आ रहा है उससे, तो फायदा नहीं है उस चीज का करने का।
तो रिवीजन उतना ही करो जितना लगे कि हाँ अभी रिगेन भी हो गया है, कोई क्वेश्चन आता है तो लग जाएगा। और उसके बजाय अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मिडिवल की अपेक्षा आप किसी और चीजों पे फोकस कर सकते हो जो कि आपका और स्ट्रॉन्ग बन सकता है। तो आप बैलेंस कर सकते हो, मतलब आप थोड़ा स्मार्ट खेल सकते हो, क्वेश्चंस को देख सकते हो। अगर क्वेश्चन बहुत डीप में आता है तो वो तो ना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ना हमारे किसी स्टैंडर्ड बुक में दिया हुआ है। तो इवन अगर हमने शिद्दत से वो किताबें कंप्लीट कर भी ली तो भी शायद क्वेश्चन लगे ना लगे, इसका कोई बहुत ज्यादा श्योरिटी नहीं है। तो आप जिन सब्जेक्ट्स पर श्योरिटी मिलती है आप उन पे ज्यादा फोकस कर सकते हो, ऐसा कुछ हो सकता है। बट जिसको मेडिवल हिस्ट्री अच्छी लगती है वो पढ़ भी लेता है, कोई इशू नहीं है। आप लोग करंट अफेयर्स वैसे कहाँ से पढ़ते हो? ओनली आईएएस वाला ही पढ़ते हैं, जो Only प्रीलिम IAS आता है ही। वो। यस हाँ, सर। ठीक है, और उसके बाद वही मंथली मैगजीन्स। ठीक है, फेयर इनफ है। हमने कोशिश की है कि लगभग जितने भी सोर्सेस होते हैं उन सबको कंपाइल करके एक तो मंथली मैगजीन में दे दिया जाए, और करंट अफेयर्स अपने आप में बिल्कुल पूरे रहेंगे। आप लोग अभी अगर उसके नोट्स वगैरह नहीं बना पा रहे हो ना तो उसमें कभी मत लगना। नोट्स बनाना करंट अफेयर्स का अपने आप में बहुत हेक्टिक टास्क होता है और टाइम टेकिंग होता है। आपके लिए नोट्स वगैरह बहुत अच्छे से मिलेंगे। जी हम सभी आपको मैं एक बार दे रहा हूँ, बस 1 मिनट बोल लूँ मैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो ये वाला पोर्शन रहेगा ही, और साथ ही साथ क्या है ना कि जब आपका ये पूरा क्लास खत्म होगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली मार्च के मंथ में, तो मार्च अप्रैल मई जून ये जो हमारे 3-4 महीने बचेंगे ना, उसमें हम लोग करंट अफेयर्स की क्लासेस लगाएंगे, जिसमें साल भर के हर सब्जेक्ट के करंट अफेयर्स वाली क्लासेस रहेंगी। आप लोग वहां से भी रिवीजन कर सकते हो। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग उस हिसाब से अपना प्लान शेड्यूल कर सको। अभी आपको केवल पढ़ना है, ठीक है, जो भी करंट अफेयर्स आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लगता है कि उसको कहीं मेंस में यूज कर सकते हैं तो उस हिसाब से आप कहीं पर उसको लिस्टिंग कर सकते हो अभी से। बट अगर वैसा नहीं भी हो पाता है तो भी मोर देन सफिशिएंट। अभी आपको नोट्स वगैरह जो भी मिलेंगे मेंस के, उसमें सारी चीजें दी होंगी, तो इसीलिए बहुत बॉदर नहीं करना है आपको कि आपको लिखने का टेंशन नहीं लेना है। अभी आपको केवल पढ़ने के ऊपर रखना है। ये बात आप ध्यान रखना, एक हैबिट बनाना केवल अपने लिए। मैंने ये हमेशा देखा है कि मान लो आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हो या फिर एडिटोरियल डिस्कशन सुनते होगे, प्रीलिम बूस्टर देखते होगे या कोई भी दूसरे सोर्सेस पढ़ते हो, तो रीगेन नहीं हो पाता है वो सारी चीजें। आप पढ़ते हो और भूल जाते हो। उसके लिए आपका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप लोगों ने जो भी पढ़ा है, आप लोग रात में सोने से पहले ना एक बार अपना पूरा दिन का जो भी चीजें पढ़ा होता है, भले उसके डिटेल्स नहीं याद आए कोई इशू नहीं है, लेकिन एटलीस्ट टॉपिक आपको याद होने चाहिए। अगर इन केस मान के चलो कि टॉपिक नहीं याद आता है तो आप लोग उसी टाइम पर थोड़ा सा मेहनत करना और उसको देखना एक बार फिर से कि क्या चीजें छूट गई हैं मेरी। जैसे कि आपने अगर समराइज किया कि आज प्रीलिम बूस्टर में 10 टॉपिक मैंने पढ़े या 8 टॉपिक मैंने पढ़े, तो आप अगर रात में नहीं कर सकते तो तुरंत जैसे ही प्रीलिम बूस्टर आपका खत्म हुआ तुरंत ही उसको पॉज करो और तुरंत ही 1 मिनट के अंदर सारी चीजें रिवाइज कर लो कि आज हमने ये टॉपिक पढ़ा, ये टॉपिक पढ़ा, ये टॉपिक पढ़ा। ऐसे 8 टॉपिक क्या फिंगर्स पे आप काउंट कर पा रहे हो क्या? अगर आप काउंट कर पा रहे हो ना तो इसका मतलब है कि आपका कंसंट्रेशन लेवल वो वीडियोस को सुनते टाइम पे काफी अच्छा है, तो आप उसको देर तक रिगेन कर पाओगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं 1-2 टॉपिक्स मिस हो रहे हैं या फिर ज्यादा टॉपिक्स मिस हो रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको थोड़े एक्शंस लेने पड़ेंगे, मतलब अपने अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्यों ये टॉपिक नहीं याद आया। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इफर्ट करोगे उस पर तो वो सारी चीजें फ्लो में आ जाएंगी। और कोई डाउट है किसी के तो आप बताओ। किसी को कोई डाउट नहीं है? ऐसे कैसे होता है? सर हाँ जी, एक्चुअली विशाल। सर एक्चुअली एक डाउट। यस सर। सर मैं एक्चुअली ये पूछ रहा था कि जैसा हमारे सर अभी मटेरियल्स हमें मिल रहे हैं, तो जो भी टॉपिक जब हम पढ़ ले रहे हैं और उसे अगर साइमल्टेनियसली एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं, तो सर क्या उन टॉपिक्स का हम खुद से सर मतलब क्रिप्स नोट्स बना सकते हैं क्या सर? वो हमारे लिए फ्रूटफुल होंगे? बिल्कुल होते हैं। देखो क्या होता है कि मैंने ऐसा शायद और भी लोगों को इनमें से बताया होगा, मैं जानता नहीं हूँ। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि पर्सन टू पर्सन ना वेरी करती है चीजें। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नोट्स बना के ही पढ़ना पसंद होता है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि उनको नोट्स बिना बनाए वो पढ़ ही नहीं सकते। वो पढ़ने से पहले कुछ लिखते हैं और फिर उसी को पढ़ते हैं। तो आप आइडेंटिफाई करो कि आप वो वाले पर्सन हो क्या। अगर हो फिर तो आपको बनाना ही पड़ेगा और तो कोई चारा नहीं बचता है। अगर आप वैसे नहीं हो तो उसका सोल्यूशन ये बन सकता है कि आपको एक बेस मटेरियल बनाना पड़ेगा अपना। मान के चलो मैं सबसे अच्छा एग्जांपल लेता हूँ एम लक्ष्मीकांत का। तो एम लक्ष्मीकांत और आपको हमारा भी मटेरियल मिला होगा। एम लक्ष्मीकांत में थोड़े से इश्यूज इतने हैं कि वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा चीजों को कवर नहीं करते हैं। और एक जो सबसे बड़ा मुझे उसमें दिक्कत लगता है कि वो आर्टिकल्स को ना लास्ट में वो सारे बताते हैं।
पढ़ते टाइम पर वो आर्टिकल्स सामने नहीं आते, तो हम रिलेट नहीं कर पाते। जब भी हम आंसर लिखते हैं तो हमें कभी कोट करना होगा, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं तो हम उसमें आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए बी कुछ भी अगर है तो हम उसको एग्जैक्टली परसीव कर सकें उस वे में। वहां पर नहीं लिखा होगा एम लक्ष्मीकांत में। तो या तो आप ऐसा कर सकते हो कि जब भी आप पढ़ो और आपको लगता है कि ये मुझे जरूरत है, तो आप उसी टाइम पर उसको अंडरलाइन कर लो। वहीं पर कोई चीज अगर आप नोट कर सकते हो तो नोट कर लो। आपको एक बेस मटेरियल बनाने की जरूरत है, ठीक है। आपका बेस क्या होना चाहिए? अगर आप एम लक्ष्मीकांत को सिलेक्ट करते हो तो साइमल्टेनियसली आप जब लेक्चर देख रहे हो तो उसके साथ साथ एक बार एम लक्ष्मीकांत को अगर आप पढ़ोगे तो बहुत ईजी होगा। उसमें से आपको जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं कि हाँ ये पॉइंट्स सर ने कुछ एक्स्ट्रा बताए, इसको मैं नोट कर लेता हूँ, तो आप एम लक्ष्मीकांत के ऊपर नीचे जो स्पेस होते हैं ना, आप वहीं पर छोटे छोटे अपने पॉइंट्स बना के लिख लो। नेक्स्ट टाइम से क्या होगा कि आपको फिर इन सब मतलब लेक्चर्स पर दोबारा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको वही रिविजन फ्रेंडली एम लक्ष्मीकांत बन जाएगा, क्योंकि आपने अंडरलाइन किया है सब कुछ। कलर आप हाइलाइटर का यूज कर सकते हो, जैसा भी है। मैं यूजुअली अपने प्रिपरेशन टाइम पर ऐसा भी करता था कि लक्ष्मीकांत के बाद में ना बहुत ब्लैंक पेजेस होते हैं, तो मैं उसी में ना समरी बना लेता था। एक्चुअल में नोट्स बनाने का मैं बताता हूँ सबसे प्रॉब्लम क्या होता है। आपको ना कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब आप एग्जाम टाइम पर बैठ के उसको पढ़ोगे ना, तो आपको दिमाग में हमेशा एक थॉट रहता है कि यार ये पता नहीं छूट गया होगा शायद हमसे, या फिर बुक पढ़ेंगे तो उसमें 10-12 पॉइंट्स एक्स्ट्रा तो मिल ही जाएंगे। ये वाला सीन नहीं बनना चाहिए। तो उसके लिए क्या करो, आप जितना ज्यादा बुक में नोट्स बना सकते हो बुक में ही नोट्स बनाओ, ताकि ये कंफ्यूजन ही ना आए। आपको अपना नोट्स अलग खोलना पड़ रहा है, बुक अलग खोलना पड़ रहा है, वो एक हेक्टिक काम है। अपने नोट्स पर टिके रहो, वही बुक बनाओ, उसी बुक को अपना नोट्स बना लो और वहीं से पढ़ो फिर हर बार। तो ये इजी भी हो जाएगा और रिवीजन फ्रेंडली भी बन जाएगा। सर प्रीलिम्स से कितना टाइम पहले मतलब ऑप्शनल कंप्लीट हो जाना चाहिए एटलीस्ट फर्स्ट या सेकंड रीडिंग आपके हिसाब से? मतलब प्रीलिम्स से कितना मंथ पहले? जबकि लास्ट टाइम प्रीलिम्स में तो हमको बिल्कुल बिल्कुल लास्ट टाइम में तो हमको 2-3 महीना एकदम 100% उसी में देना पड़ेगा। तो उससे कितना टाइम पहले ऑप्शनल हमारा एटलीस्ट वन टाइम समझ में आ जाए या क्लियर हो जाए? देखिए ऑप्शन पढ़ने सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है कि जैसे मान के चलो मैं एक ऐसे पर्सन को बाय डिफॉल्ट मान रहा हूँ जिसने प्रिपरेशन स्टार्ट की है अपनी, तो उसके लिए अभी का जो टाइम है जैसे कि जून जुलाई अगस्त, ये 2-3 महीने 4 महीने इवन अगस्त के या सितंबर के हाफ तक, इसको अगर लगता है कि अभी मेरा जो प्रीलिम्स या जीएस पेपर्स हैं उन पे अभी थोड़ा कमांड कम है, तो एक बार उसको पढ़ लेना चाहिए। जितना पढ़ सकता है पढ़ ले। उसके बाद का जो टाइम है ना, वो परफेक्ट टाइम है अपना ऑप्शनल पढ़ने का। तो आपका सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आप ऐसा प्लान कर सकते हो कि दिसंबर होते होते या तो एट मैक्स जनवरी के मिड तक आपका सब्जेक्ट एटलीस्ट ऑप्शनल का खत्म हो जाए। मतलब आप पहली रीडिंग तो लगा के खत्म कर दो अपनी। उसके बाद आपको मिलेंगे 1-1.5 महीने और टाइम। 1-1.5 महीने और टाइम पे आप पहली बार जब आप पढ़ते हो ना अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को, तो मे बी आप शायद नोट्स बनाते होगे, लेकिन वो नोट्स ना बहुत अच्छे नहीं बनेंगे। कभी भी पहली बार पढ़ के नोट्स बहुत अच्छे नहीं बनते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के नोट्स बना लेने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो उसमें क्या हो सकता है कि आप अगर उस टाइम पर नोट्स नहीं बना पा रहे हो, तो पहली रीडिंग जब आपने पूरी कर ली, उसके बाद जनवरी मिड से लेके फरवरी और इवन मिड मार्च तक भी आप कंसिडर कर सकते हो। अगर आप सेफ अपने आप को समझते हो कि प्रीलिम्स में कॉन्फिडेंस है आपको, तो आप मिड मार्च तक ये जो 1.5-2 महीने के टाइम पीरियड है, इसमें आप कम से कम एक रीडिंग और लगा लो। जहां पर आपको लगता है कि नोट्स नहीं बने हैं, मेरे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, टॉपिक डिफिकल्ट है, कुछ एग्जाम्पल्स कोट करने हैं, थिंकर्स कोट करने हैं, क्या चीजें लिखनी है, वो सारी चीजें आप एक बार उसको 1.5-2 महीने में कवर कर लो। लेकिन उसके बाद फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। मतलब ये सबसे एंड मोमेंट होगा जब आप मार्च मिड में अपने ऑप्शनल को टच कर रहे होगे। उसके बाद आपको सीधे रिवीजन का टाइम मिलेगा, वो भी बहुत कम अपने प्रीलिम्स के बाद। तो उस टाइम पे अगर कुछ चीज शुरुआत करोगे ना, तो वो शायद बहुत इशू हो जाएगा आपको। मे बी वो एक एंड टाइम होगा मेरे हिसाब से, मिड मार्च। जी सर, मेरे एक्चुअली 2 कंसर्न्स थे। एक तो कि मैं पहली बार बिगिन ही कर रहा हूँ, तो मैंने जितने भी वीडियोस देखे, लेक्चर्स देखे, बहुत अच्छा लग रहा है। हिस्ट्री से खास लगाव है तो पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ज्योग्राफी में हम पीछे लैग कर रहे हैं। मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो मुझे लगता है मैंने ज्योग्राफी के 10 से अधिक लेक्चर्स अभी तक मैंने नहीं देखा। तो ज्योग्राफी को कैसे स्मार्टली करूँ, एक। और दूसरा सर कि ऑप्शनल में हिस्ट्री ले रहा हूँ, तो जो भी आप लेक्चर्स पीडीएफ बुकलेट प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें और क्या ऐड अप करना होगा मुझे? देखिए हिस्ट्री ऑप्शनल पे तो मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ,
लेकिन मुझे इतना तो पता है कि काफ़ी डिफरेंसेस आते हैं। तो जनरल पर्सपेक्टिव में हम हिस्ट्री पढ़ते तो हैं, लेकिन ऑप्शनल में आपको दायरा काफ़ी बढ़ाना पड़ता है। मैं इतना समझता हूँ कि बहुत कॉमन होगा तो 60% कॉमन होगा, आपको 40% ऐड ऑन करना ही पड़ता है उसमें। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये तो कोई हिस्ट्री ऑप्शनल का अगर कोई टीचर है यहाँ पर तो मैं एक बार आपकी उनसे बात करा दूंगा, तो मे बी वो इस फील्ड में अच्छे से आपको हेल्प कर पाएंगे। आपका ज्योग्राफी वाला जो सेक्शन है, देखो ज्योग्राफी में मैं हर बार यही बोलूंगा कि ज्योग्राफी जो है ना वो एक अपने आप में डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। मतलब आप उसको हर एक ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट से कंपेयर नहीं कर सकते हो, उसमें कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। वो इट्स लाइक फिजिक्स, अगर आपने फिजिक्स नहीं पढ़ी है या फिर आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं है तो आपको डेफिनेटली डिफिकल्टी आएगी उसको समझने में। लेकिन उसके लिए आप थोड़ा सा अगर पेशेंस रखोगे, अगर जो लेक्चर्स नहीं समझ में आते हैं उनको आप एक बार दो बार देखने की कोशिश करोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। मतलब ऐसा हुआ है, पहले भी हुआ है और लोगों ने बताया भी है कि हाँ दोबारा देखने के बाद चीज़ें सही हुई हैं। तो ज्योग्राफी में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। ज्योग्राफी मतलब एक इजी सब्जेक्ट नहीं है, मतलब कंपेरेटिवली अगर मैं बोलूँगा जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी को समझना बहुत आसान है क्योंकि हमें कुछ सर्टेन लॉज दिए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, हमें पता होता है कि ये अल्टीमेट ट्रुथ है और उसके बेसिस पर हम कोई भी चीज़ों को फ्रेम कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स या फिर अपना ओपिनियन बिल्ड कर सकते हैं। ज्योग्राफी वो सारी चीज़ें डिमांड नहीं करता। ज्योग्राफी में सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल्स में भी बहुत सब्जेक्टिविटी है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि एक साथ काम करते हैं। तो जब तक हम उनको नहीं समझेंगे ना उन सभी फैक्टर्स को, तब तक मे भी ऐसा हो सकता है कि ज्योग्राफी में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ना बिल्ड हो। खुशी की बात यह है कि ज्योग्राफी में प्रीलिम्स को लेके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन मेंस में क्वेश्चंस आते हैं। तो मेंस में जो आजकल का मेजर पार्ट जो आता है वो आपके ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इन सब से आता है, जो कि अगेन कॉन्सेप्चुअल नहीं है। ठीक है, वहां पर आपको रिलेट करना पड़ता है आपके नॉर्मल फिनोमेना, जैसे आप बोलते हो ना इकोनॉमी, जब आप पढ़ोगे पेपर 3 में तो आपको वहां पर भी एक लोकेशन फैक्टर का टॉपिक आता है, तो वहां से कुछ पढ़ना पड़ता है। तो बहुत सारी जगह पर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अभी बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं जहां पर आपको वेरियस फैक्टर्स नोट करने पड़े। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है, क्वेश्चंस तो आते हैं उससे भी और आपको थोड़ा बहुत तो कवर करना पड़ेगा। नहीं समझ में आता है तो आप फिर से देखो, नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से बात करो, लेकिन ज्योग्राफी ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता। मतलब एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप उसको एकदम से नहीं छोड़ सकते। जैसे मिडिवल हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री आप थोड़ा सा कम प्रिपेयर करोगे तो भी चलता है, लेकिन ज्योग्राफी वैसा सब्जेक्ट नहीं है, आपको प्रिपेयर तो करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो सॉल्यूशन गुस्सा है। कैसे कम, गुस्सा गुस्सा कैसे कैसे कम? कम सर? ये कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा है कि सर फ्यूचर में बहुत दिक्कत होने वाला है। ठीक है, जैसे प्रिपरेशन तो अभी ठीक ठाक ही चल रहा है, उतना भी बुरा नहीं चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मैं लैग कर रहा हूँ इसमें से। और पहले ऐसा नहीं था, कुछ दिनों से ही पता नहीं मतलब हो रहा है तो। हालांकि मैं भी बहुत अच्छे से बात करता हूँ, लेकिन पता नहीं मतलब, तो सर कुछ अगर आप बोलते तो। देखिए शम्स, बहुत सिंपल सा है कि हमेशा ना पेशेंस रखना बहुत बड़ी बात होती है। जैसे कि मैं अपने लाइफ इंसिडेंसेस को बताऊं, जब मैं 11th-12th में था तब मुझे याद है कि जब मैंने लास्ट टाइम गुस्सा किया था, वो एक फेज होता है गुस्सा करने वाला, उसके बाद से ना मैंने गुस्सा करना छोड़ दिया। पता नहीं क्यों, कैसे हुआ ये मुझे नहीं पता है, लेकिन छोड़ दिया। उसके पीछे क्या रीजन है कि आप बहुत ज्यादा पेशेंस रखते हो हर एक चीज में, किसी भी चीज को। एक एक दो चीजें, जैसे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो आपके मन में एम्पैथी होनी चाहिए। ठीक है, आपके मन में टॉलरेंस होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें नहीं है ना तो कहीं ना कहीं आप एंगर लेके आते हो अपने बिहेवियर में, वो अल्टीमेटली आपको ही हार्म करेगा। ठीक है, तो मतलब अगर आप इतने स्मार्ट हो, इस चीज को अगर आप समझ रहे हो, तो मुझे लगता है कि आप इस चीज को इम्बाइब कर लो, अपने डेली रूटीन में इम्बाइब कर लो। गुस्सा आता है तो उस टाइम पर क्या कर सकते हो, आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, आप अपने डेली रूटीन में मेडिटेशन को फॉलो कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे आपको यूट्यूब पे लेक्चर्स मिल जाएंगे कि मेडिटेशन कैसे करते हैं, कैसे शुरुआत करते हैं। तो अपने लाइफ में आप मेडिटेशन का एक पार्ट लेके आ सकते हो, वो डेफिनेटली आपके एंगर को सप्रेस कर देगा। हेलो जी राहुल, बताएं। सर, ये माइंड मैप के बारे में जो सबसे पहले आपने बताया था, हाँ, वो एडिटोरियल बेस्ड होंगे। तो एडिटोरियल में सर बहुत सारे मैटर्स ऐसे आएंगे जो अभी हमने कंप्लीट नहीं किया। फॉर एग्जांपल गवर्नेंस का कुछ पार्ट है या फिर सोसाइटी से कुछ पार्ट आ रही है, तो सर उसको हम कैसे यूज करें? ये तो अभी माइंड मैप का बेस्ट यूज कैसे होगा अभी से? ओके, देखो माइंड मैप का अभी के लिए सबसे बेस्ट यूज ये है कि हमें ना
हर चीज को जब भी एडिटोरियल जैसे आप पढ़ते होगे तो मुझे लगता है कि सर हमेशा बेसिक्स कवर करके पढ़ाते हैं, या फिर जितना बेसिक एटलीस्ट रिक्वायर्ड होता है उतना बता देते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होगा ना कि वो सब्जेक्ट आपके लिए अननोन है, आपको उसका एबीसीडी नहीं आता है। और कोई भी सब्जेक्ट मुझे लगता है यूपीएससी के फील्ड में इतना डिफिकल्ट नहीं है कि अगर हम किसी का करंट अफेयर पढ़ें तो हमें कुछ भी समझ में ही ना आए, है ना। तो उसको आप अभी के लिए जब भी सर बोलते हैं कि आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो, जब वो इतना बोलते हैं तो आप उसको नोट करो कि हाँ ये इस फेज का टॉपिक है, मे बी आपने नहीं पढ़ा हो, उसको कलेक्ट कर लो अभी के लिए। अगर आपको नहीं रिवाइज करना है उसको फिर भी कलेक्ट करके रखो। जब वो टॉपिक आप पढ़ लेना तो आपके पास वो कंपाइलेशन मिलेगी, है ना, कि आपने उस टॉपिक के लिए इतने सारे माइंड मैप्स कलेक्ट करके रखे होंगे। आप उसको उस टाइम पर एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, वो सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सकता है। अच्छा, अभी आप एक चीज मुझे आप सभी लोग बताओ कि सब लोग, जब ऐसा सबके साथ होता है जब भी कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन करता है ना, तो उसका लाइफ बहुत चेंज हो जाता है, ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं उसके लाइफ में। हो सकता है कि आपको इन्वायरमेंट जिस हिसाब से आप पहले देखते थे वो अब अलग तरीके से देख रहे हो। आप अपनी सराउंडिंग्स जिस हिसाब से देखते थे पहले, आपके अंदर कुछ बदलाव आया है कि अच्छा अब तो आपको रीजन भी समझ में आता है कि सामने वाला बिहेव कर रहा है तो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। हम सभी लोग ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पर पैट्रियार्की हमेशा दिखती ही दिखती है। तो अब धीरे धीरे चीजें हमें समझ में आती है। तो आप लोगों में से ऐसा किसी ने अभी तक काउंटर किया क्या कि आपकी लाइफ पहले ऐसी थी और अब चेंज हो गई है और इस वे में चेंज हुई है और चेंज फॉर गुड है? सब मेरा तो क्या है, मैं तो अब सब कुछ जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ कि बारिश हो रही है तो निम्बस क्लाउड बन रहा है, कंक्रीट बिछ गया है तो ग्राउंड वाटर कम हो रहा है। मतलब सर हर एक चीज अब जीएस ही दिखती है, अब उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं। मतलब जो डेली पढ़ते हैं उसको सामने आप रिलेट कर लेते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा था तो ये ऐसा है, ये ऐसा सर ने बताया था, अच्छा हाँ ये है, तो उसको सामने सब रिलेट कर लेते हैं, देख लेते हैं। हाँ डिसिप्लिन बहुत आ गया, बहुत हद से ज्यादा डिसिप्लिन आ गया कि हाँ सुबह उठना है तो हमें पता है कि 4 लेक्चर हमें खत्म करने हैं, हमें ऑप्शनल भी पढ़ना है, तो वो हमें पता है कि अगर उसके अलावा भी कोई और इवेंट है तो वो हम अपने आप को मतलब फिर अब वो 12 घंटे को हम डे बाय डे ऐसा एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं कि वो 12 घंटे को हम 8 घंटे में खत्म कर ले रहे हैं। और मतलब बहुत ज्यादा एफिशिएंसी आ गई है खुद के अंदर। और मतलब वही है कि अब सब कुछ ये पेड़ कट रहा है, क्यों कट रहा है, मतलब इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, या जैसे कन्वेंशनल रेल आपने पढ़ा है कि हाँ तुरंत बादल बढ़े तुरंत बारिश हो गया, तो वो सब रिलेट हो रहा है, एयर मासेस कैसे, तो ये सब अच्छा लग रहा है देखने में कि हाँ अभी जून गया तो ये समझ में आया कि अच्छा हाँ समर सोलर स्टाइल था, दिन बड़ा हो गया है, अब उसके बाद अब चेंज होगा, विंटर सोलर स्टाइल आएगा, तो वो अच्छा लग रहा है कि मतलब जो पढ़ा है वो सच में सब दिख रहा है, अच्छा लग रहा है सब एक्सपीरियंस करने में। ये एक्सपीरियंस करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है इस एग्जाम के लिए, क्योंकि ये एग्जाम हमें हमेशा चेंज करता है, हमें हमेशा चेंज फॉर गुड आता है हमारे अंदर। तो ये हमें केवल एग्जाम क्लियर करना नहीं सिखाता है, हमें लाइफ जीना सिखाता है। इसीलिए ये एग्जाम बहुत डिफरेंट है। तो जो भी ऐसा फील कर रहा है ना उसके लिए बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही करना चाहिए, सब कुछ दिखते रहना चाहिए सामने सामने। सर ये डाउट थोड़ा सा अलग है कि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे जो भी मिलता है कि ऐसा कहते रहते हैं यहाँ क्या कर रहे हो, दिल्ली जाओ, मुखर्जी नगर जाओ, यहाँ बैठे बैठे हो जाएगा क्या। अब उन्हें कौन समझाया कि डिजिटल वर्ल्ड हो गया, सब कुछ चेंज हो गया है। तो जब ऐसा कह देते तो मूड ऑफ हो जाता सर। तो ये थोड़ा सा अलग सा डाउट है, क्या हमें और दिल्ली बैठे बच्चों में कुछ डिफरेंस है क्या सर? नहीं, हमने तो ये दिखाया डाउट, था, हमने एक वीडियो भी रिकॉर्ड की थी इनफैक्ट उसके लिए कि दिल्ली में कैसे प्रिपेयर करते हैं बच्चे, सेम वही करते हैं जो आप लोग करते हैं, वो कोई मैंने डिफरेंस देखा पर सर उनको कौन समझाया सर, ऑथोरिटी नहीं है ना सर। दिखा दो आप, तो यही कर सकते हो। देखो समझाने की बात नहीं है, आप हमेशा ना खुद में, अगर वो आपको डिसिप्लिन देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप हमेशा मेहनत कर रहे हो और आप लगे हुए हो, समझ में आ जाता है। बाहर वालों को तो एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है, इनफैक्ट मैं नहीं समझता कि आप आंसरेबल हो उनके लिए। लेकिन एटलीस्ट अगर आपकी फैमिली के अंदर कोई ऐसा बोल रहा है तो वो आप अपनी शिद्दत अपनी लगन से उसको आंसर कर सकते हो। मतलब आउटवर्ड बोलने की, एक्सप्लिसिटली बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो तो है सर, फैमिली वाले कुछ नहीं कहते सर, जो बाहर आप समझते हैं ना सर रिश्तेदार होते हैं, यहाँ क्या कर रहे हो दिल्ली जाओ, जिनको यूपीसी का नॉलेज ही नहीं है, ऑप्शनल चला गया है, कितने कोई क्या है वो। आंसर करने की जरूरत नहीं है, आप उनको ऐसे ही एक कान से सुना करो दूसरे कान से निकाल दिया करो। वो सभी के लाइफ में वो लोग रहेंगे और हमेशा रहेंगे, इवन सिलेक्शन के बाद भी रहेंगे। कमी निकालने वाले हमेशा इर्द गिर्द रहते हैं। आप उनको एज ए अपॉर्चुनिटी लेके चलो, हमेशा पॉजिटिविटी मेंटेन रखो। कोई कमियां गिना रहा है, अगर जेन्युइन कमी है तो आप उसको सुन लो, अगर नहीं है तो आप उसको हटा दो। आप जानते हो ना अपने आप को, आपसे ज्यादा बेहतर कौन जानता होगा आपको। उनको बोलने दो, जब सिलेक्शन होगा आपका तो उनको समझ में आ जाएगा कि दिल्ली जाना बेहतर है कि यहीं पर रह के तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबका आंसर
जरूरी नहीं है कि अभी तुरंत हम दे पाए, बहुत सारे आंसर्स हमारे सिलेक्शन के बाद ऑटोमेटिकली लोगों के पास पहुंच जाएंगे। तो उस थीम के साथ बस आप पढ़ाई करो, ठीक है। और लंबे समय तक आप पढ़ते रहो, किसी को जो भी समस्या आती है तो मेल का सहारा जरूर लेना आप, ठीक है। जिसको भी अलग से डाउट आता है, जैसे कोई लेक्चर का डाउट है वो तो आप डिस्कशन पेज पर आराम से कोट कर सकते हो। कोई आउटराइट कोई बाहर का डाउट है, ठीक है, उस लेक्चर से बाहर का डाउट है, कोई सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट है, तो आप बेशक हमें मेल करके बात कर सकते हो, ठीक है। ओके, फिर इसको एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सबके प्रेजेंस के लिए, और अच्छे से पढ़ाई करिए। सभी को ऑल द बेस्ट ऑनली आईएएस टीम की तरफ से।